मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जिसमें आप मध्य प्रदेश का संपूर्ण जीके जानेंगे और कुछ ऐसी बारीकियां जानेंगे जो हर वर्ष किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आती हैं और कुछ ना कुछ कमियों के कारण वो चीजें छूट जाती हैं। तो आज हम कुछ इस तरह से सारी चीजों को जानेंगे कि हमारे जो भी प्रश्न इन विषय से आते हैं तो छूट ना जाएं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। यह एक ऐसी क्लास है जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी क्लास होगी, आसान भाषा में, सरल भाषा में एक ऐसी क्लास होगी जो आपके लिए आपके अंकों को जरूर बढ़ाएगी। तो जरूर देखिए, पूरा देखिए। आसान भाषा में एमपी जीके की यह क्लास। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। हम इसमें सबसे पहले जानेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राज्य भाषा है, मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है। आप सभी लोगों को पता होगा। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है यह भी शायद आपको पता होगा। तो एक बार फिर जान लीजिए, 1 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है मेरे प्यारे बंधुओं। इसके बाद जब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में 1 नवंबर के दिन ही इसका विभाजन हो गया और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बंधुओं, चलिए अब हम आगे और जानते हैं मध्य प्रदेश के कुछ और भी नाम हैं। तो मध्य प्रदेश को कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है। क्या आप लोगों को पता है? तो आप लोग भी कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बंधुओं, तो मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम है वह आप लोग कमेंट करके लिख के बताइएगा। तो मैं बताता हूं, इसका पुराना नाम है सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार। ठीक है बंधुओं, सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार इसका पुराना नाम है। तो इसके बाद हम चलते हैं, इसके कुछ उपनाम भी हैं। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी भारत का दिल। जी हाँ, भारत का दिल भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरे भारत देश के मध्य में बसा हुआ एक ऐसा राज्य है जो भारत के दिल जैसा है। ठीक है मेरे बंधुओं। इसके बाद और क्या कहते हैं, तो मिनी भारत यानी मिनी इंडिया भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहां भारत की लगभग सभी प्रकार की संस्कृति, भाषा और भौगोलिक विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे हम मिनी इंडिया या लघु भारत भी कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बंधु। एक और नाम है नदियों का मायका। ठीक है प्यारे बंधु, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, कई बार मध्य प्रदेश के हर एग्जामों में देखा गया है। एमपीपीएससी का यह फेवरेट प्रश्न है। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है बंधुओं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती हैं, या नदियों का उद्गम भी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को हम कोहिनूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, कोहिनूर प्रदेश। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश ही भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहां हीरे निकलते हैं या हीरे की खदानें हैं। और हीरे की खदान कहां है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा की खदानें हैं। ठीक है बंधुओं, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। टाइगर स्टेट भी कहते हैं, सोया स्टेट भी कहते हैं। ठीक है बंधुओं, सोया स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत देश में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। अब इस साल से महाराष्ट्र हो गया है सोया उत्पादन में। ठीक है बंधुओं, टाइगर स्टेट क्योंकि भारत देश के सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है या किस स्टेट को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। टाइगर स्टेट क्यों? क्योंकि सबसे अधिक टाइगर या बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट में बाघों की संख्या क्या है? यदि आपको पता है तो एक कमेंट जरूर करिएगा, हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों को भी कुछ चीजें पता हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, या जो बता रहा हूं आपको आसानी से चीजें समझ आ रही होंगी। यह जानकारी बेसिक जानकारी है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें से भी आ जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो आप लोगों को पता होगा। ये सुंदर सी चित्र दिख रही है मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे, बारहसिंगा। ठीक है बंधुओं, बारहसिंगा हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। यह किस प्रजाति का है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं एक नजर में हम। बारहसिंगा स्वैम्प डियर भी बोलते हैं इसे। इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है, ये लिखा है मेरे प्यारे बंधुओं, ये है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है, इसके बाद कौन सी प्रजाति का है, ये ब्रेडरी प्रजाति का है या सर्विडी, ब्रेडरी या सर्विडी प्रजाति। कौन सी प्रजाति, ब्रेडरी या सर्विडी प्रजाति। इसे हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न मिल सकता है, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा किसे कहते हैं, तो आपको ये ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगे को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका बाहुल्य क्षेत्र, यानी ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब ये जो है घोषित वर्ष, यानी बारहसिंगा को कब राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सन 1981 में बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है। ठीक है बंधुओं, अब इसके बारे में क्या विशेष है, तो इसके बारे में विशेष चीजें क्या हैं, यह दुनिया में पाई जाने वाली एकमात्र, यानी दुनिया में पाई जाने वाली यह एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो हार्ड ग्राउंड में, या हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा की प्रजाति है। ठीक है बंधु, हार्ड ग्राउंड यानी हार्ड ग्राउंड में पाई जाने वाली यह सिंगल प्रजाति है। ठीक है, दुनिया में सिंगल एक ऐसी प्रजाति है जो हार्ड ग्राउंड प्रजाति है। ठीक है, इसके बाद इसे वर्ष 2017 में कान्हा किसली उद्यान में, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिए, कब, 2017 में, वर्ष 2017 में कहां पर, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर या मैस्कट जारी किया है। ठीक है, कब, 2017 में राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया। ठीक है, चले आगे। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी हमारे राजकीय पशु के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं अगली जानकारी, जो है हमारे प्यारे से पक्षी, जो राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का, उसके बारे में जान लेते हैं। यह सुंदर सी एक पिक्चर है जो आपको दिख रही होगी, एक लंबे पूंछ वाला सुंदर सा पक्षी है, देखने में प्यारा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसे दूधराज के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, दूधराज या शाही बुलबुल भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टर्पसिफोनी पैराडाइस। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है, हमारे जो राजकीय पक्षी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, टर्पसिफोनी पैराडाइस कहते हैं हमारे राजकीय पक्षी शाही बुलबुल को। ठीक है बंधुओं, चलिए आगे चलते हैं। इसे हम इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी ये जाना जाता है। साहेब बुलबुल, साहेब बुलबुल या साहेब बुलबुल, साहेब बुलबुल क्यों कहा जाता है, साहेब बुलबुल या साहेब बुलबुल। साहे या साहेब का मतलब क्या है, सर पर पगड़ी होना। जैसे बोलते हैं आम भाषा में किसी को बोल दिया जाता साहेब, साहब जी, साहेब, तो आखिर क्यों, क्योंकि उसको एक पदवी प्राप्त है, उसे एक पदवी प्राप्त है, उसके सर पे ताज है, उसके सर पे एक पगड़ी है, उस पगड़ी के सम्मान में हम किसी को भी साहेब या साहब कहते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे हमारे इस पक्षी के सर पर एक कलगी टाइप की एक सुंदर सी पगड़ी रूपक यानी ताज के रूप में, यहां आप ये देखेंगे तो यहां पर ये एक सुंदर सी उसके ऊपर कलगी टाइप की लगी हुई है। ठीक है, उसके कारण वह उसके सर का ताज है। ठीक है, इसीलिए हम साहेब के नाम से इस पक्षी को पुकारते हैं। बुलबुल है इसका नाम, इस पक्षी को साहेब
पहले जोड़ दिया गया है तो साहेब बुलबुल या साहेब बुलबुल भी कहते हैं। ठीक है बंधुओं, चलिए आगे चलें। अब इसमें क्या है, ये जो पिक्चर दिख रहा है इसमें नर और मादा की कुछ अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं, तो वो भी जान लेते हैं। ठीक है बंधुओं, नर जो है, नर पक्षी की लंबी रेशमी एवं सफेद बहुत आकर्षक पूंछ होती है, टेल। उसकी जो पूंछ है लंबी होती है, सफेद होती है और रेशमी होती है, यानी बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए वह देखने में बहुत आकर्षक लगता है। ये जो इसकी पूंछ है, ये आप देख रहे हैं लंबी सी पूंछ है जो, यह पूंछ लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है, लगभग 30 सेंटीमीटर, ज्यादा भी हो सकती है या थोड़ा आगे पीछे कम भी हो सकती है उसके उम्र के हिसाब से। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी ये सुंदरता बढ़ाने वाली इसकी ये लंबी सी पूंछ है जो सफेद कलर की, बहुत ही सॉफ्ट। ठीक है, और इसकी जो कलगी है इससे ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। ठीक है मेरे प्यारे बंधुओं, चीजें आपको समझ आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं मेरी जो भाषा है आप लोगों को समझ आ रही होगी। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को या जो भाई लोग देख रहे हैं उन्हें चीजें समझ में आए, और जो भी इस प्रकार के सब्जेक्ट से या जीके से कोई भी प्रश्न आता है वह आपका छूट ना जाए, मिस ना हो जाए, आप अच्छी तरह से चीजों को समझें। ठीक है भाइयों, चलिए आगे चलते हैं। इसकी सुंदरता और शाही अंदाज के कारण ही इसे साहेब कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, साहेब या बुलबुल कहा जाता है। बुलबुल शब्द यहां इसकी मधुर चहचहाहट और छोटे आकार के कारण पड़ा, या इसका कारण क्या है कि इस जो पक्षी है उसको बुलबुल क्यों कहा जाता है, या इस शब्द का अर्थ क्या है बुलबुल का। इसकी जो मधुर सी चहचहाहट, यानी इसकी जो आवाज है, पक्षियों का जो एक आवाज होता है उसे चहचहाहट, जब वो अपना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं या आवाज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं चहचहाहट। ठीक है, और इसका छोटा सा स्वरूप, बहुत छोटा सा पक्षी होता है लेकिन इसकी लंबी सी पूंछ होती है। ठीक है, बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखता है। ठीक है बंधुओं, अब इसकी पहचान क्या है, नर की पहचान क्या है, सफेद शरीर एवं लंबी पूंछ होती है। ठीक है, सफेद शरीर और लंबी पूंछ होती है। और मादा की क्या है, भूरे रंग की और पूंछ छोटी होती है। इसकी जो मादा है उसकी पूंछ इससे नर से थोड़ा छोटी होगी। ठीक है, अब यह उड़ते समय बहुत सुंदर लगता है। देखो यहां एक उड़ते समय कितना सुंदर सा चित्र दिख रहा है आपको, इसलिए इसकी एक ये भी विशेषता होगी। इसका बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है, कहां पर यह सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में यह पाया जाता है, या पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा। और कहां पर पाया जाता है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार में। ठीक है, और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में। कहां पर, दो जगह सबसे ज्यादा पाया जाता है, सरदारपुर अभ्यारण्य में जो कि धार में है, और सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में है। ठीक है प्यारे भाइयों, और इसे कब घोषित किया गया राष्ट्रीय पक्षी के रूप में, तो सन 1981 में दूधराज को राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पक्षी के बारे में। ठीक है, राज्य का पक्षी है इसीलिए राजकीय पक्षी 1981 में इसे घोषित किया गया। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा बनियन ट्री, जो कि राजकीय वृक्ष है। बनियन ट्री को वानस्पतिक नाम किस नाम से पुकारा जाता है, बोटेनिकल नेम इसका क्या है, फाइकस, क्या बोलते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस या फिकस बेंगालेंसिस। ठीक है बंधुओं, इसे भी कब 1981 में घोषित किया गया मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष के रूप में। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, यह पेड़ अपनी विशालता के कारण इतना विशाल पेड़ होता है, और इसकी जो एज है, उम्र है, यह भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, यानी इसकी जो आयु है बहुत लंबी होती है, और यह वृक्ष जो है छायादार होता है। ठीक है, छायादार होता है, इसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यह बहुत प्रसिद्ध वृक्ष है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में भी इसकी विशेषताएं बहुत हैं, या विशेष महत्व है इसका, और इसे स्थिरता व अमरता का प्रतीक माना जाता है। तो स्थिरता और अमरता का प्रतीक किस वृक्ष को माना जाता है, बनियन ट्री को माना जाता है। ठीक है बंधु, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, स्थिरता व अमरता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो बनियन ट्री को माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चले आगे, और ये याद रखिए 1981 में इसे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया। चलिए अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के बारे में। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। ठीक है मेरे प्यारे बंधु, और इसे कब घोषित किया गया,
तो 2013 में, ठीक है, 2013 में इसे राजकीय खेल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का यह एक पारंपरिक भारतीय खेल है। पारंपरिक, समझ गए बंधु, पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी का, आप देख रहे होंगे ये एक लकड़ी का खंबा है, ठीक है, ये लकड़ी के खंबे पे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के योगा आसन जिम्नास्टिक जैसी मुद्राएं करते हैं। इस खेल में क्या होता है, एक प्रकार का ये खंबा रहता है, इस पे जो लोग हैं जिम्नास्टिक या खेल टाइप का तरकब इस टाइप से ऐसे लटकते हैं, चढ़ते हैं, इस प्रकार से इस पे ये होता है। ठीक है बंधु, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, अपना बैलेंस बनाना। इस खंबे पे कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे इस पर ऊपर चढ़ना है, उतरना है और बैलेंस बना के बीच में रुकना है, इस प्रकार के इसमें जिम्नास्टिक टाइप का है यह खेल। ठीक है, इसमें अनेक प्रकार की मुद्राएं देखो, आप जैसे देख रहे होंगे पिक्चर में, ये योगा आसन की कोई इस टाइप से बना पोजीशन में है, कोई ऐसे पूरा योगा पूरा इस पे बच्चे करते हुए दिख रहे हैं जो खिलाड़ी हैं इसके। ठीक है, यह खेल ताकत, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकत, संतुलन और लचीलापन। इस खेल के लिए लचीलापन होना चाहिए, बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, संतुलन बैलेंस्ड होना चाहिए। आपका जो संतुलन है इसमें कैसे बनाना है वो चीजें पता होना चाहिए और आपके अंदर थोड़ा सी ताकत भी होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए आपका लचीलापन भी होना चाहिए और ताकत भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, सबसे पहले मलखंब अकेडमी जो है उज्जैन में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। मलखंब अकेडमी के बारे में पूछ लेता है, कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। अब इसे प्रभाष जोशी सम्मान मलखंब क्षेत्र में दिया जाता है। यानी मलखंब प्रभाष, इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि प्रभाष जोशी सम्मान किस खेल से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय खेल मलखंब से संबंधित है। ठीक है, सन 2020 में मलखंब को राष्ट्रीय खेल, ये भी पूछ सकता है, 2020 में मलखंब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सम्मान मिला, तो कब मिला, इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। राष्ट्रीय खेल सम्मान मलखंब को कब मिला, तो 2020 में मिला है। ठीक है बंधु, चलिए आगे। अब मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, तो आपको दिख रहा है सुंदर सा फल, फलों का राजा आम मध्य प्रदेश का राजकीय फल है। ठीक है, इसे फलों का राजा भी कहा जाता है, मैंगो, है ना। ये मैंगो की प्रजातियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो अधिकतर पाया जाता है वो कौन कौन सा है, नूरजहां, है ना, नूरजहां अलीराजपुर जिला में पाया जाता है, और सुंदरजा आम, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है रीवा जिले में। सुंदरजा आम कहां मिलता है, रीवा जिले में, और नूरजहां आम की प्रजाति अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम मैंगी फेरा इंडिका कहते हैं, इसे रासायनिक वनस्पति का नाम भी आ जाता है। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह पाया जाता है आम। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, फलों का राजा, जैसे मैंने आपको बता दिया, फलों का राजा कहा जाता है। यह स्वाद, पोषण तथा लोकप्रियता के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है यह फल। ठीक है, पूरे भारत देश में आम प्रसिद्ध है, किस चीज के कारण, कि इसका स्वाद के कारण, और इसमें पोषण भी होते हैं। ठीक है, इस फल में। अब हम यह जानेंगे कि आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मध्य प्रदेश रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। जैसे मैंने बताया आपको, इसे जीआई टैग भी मार्च 2013 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, मार्च 2013 में इसे जीआई टैग मिला है। चलें आगे, चलिए अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य आप देख रहे होंगे, एक सुंदर सी चित्र बनी है जिसमें ये नृत्य हो रहा है, तो इस नृत्य को बोलते हैं राई नृत्य, राई नृत्य। ठीक है, और इस पे जो गाने होते हैं उसे बोला जाता है राही गाना। ठीक है, उसी गाने पे डांस करते हैं लोग। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य घोषित किया गया है किसे, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। राई डांस को मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कहते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से कहां पर होता है, बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में भी होता है। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में, तो मुख्यतः बुंदेलखंड में होता है। और इसकी विशेषताएं क्या है, यह तेज लय में आकर्षक गतियों के साथ किया जाता है। ठीक है, आकर्षक यानी बहुत तेज लय में आकर्षक गतियों के साथ किया जाता है। पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या है, वाद्य यंत्र इसके मृदंग है, वाद्य यंत्र मृदंग है। अब यह मृदंग जो है, मृदंग बुंदेलखंड में मृदंग के साथ किया जाता है, और जैसे मैंने बोला बघेलखंड में यही किसके साथ किया जाता है, ढोलक के साथ। सिर्फ यही अंतर है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में किस
वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो बुंदेलखंड में किया जाता है मृदंग के साथ और बघेलखंड में ढोलक के साथ। ठीक है बंधु, इसमें लोक संस्कृति और उत्सव की झलक मिलती है, यानी इस नृत्य में लोक संस्कृति और उत्सव की एक झलक देखने मिलती है। ठीक है, राई नृत्य मध्य प्रदेश की समृद्ध लोक कला, यानी हमारी जो लोक कला है उसकी समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है बंधु, और बुंदेल ये जैसे बताया, इसका मुख्य रूप क्या है, बुंदेलखंड में मृदंग के साथ और बघेलखंड में ढोलक के साथ प्रचलित है। अब इसका वर्णन कहां मिलता है, पद्मावत ग्रंथ में राई का वर्णन मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे भी नोट करके रखिएगा कि इसका वर्णन कहां मिलता है, पद्मावत ग्रंथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बंधुओं, अब आता है मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य या नाटक। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। क्या है, माच। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य या नाटक माच है। यह भी एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली पर आधारित होता है। ठीक है, मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में। ठीक है, यह कहां पर होता है, मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में माच नाटक किया जाता है। इसमें गीत यानी गाने, संगीत, गीत संगीत यानी गाने और कुछ मधुर ध्वनियां और संवाद भी होता है। इसमें क्या होता है, गाने गाते हैं लोग और उसी पर म्यूजिक भी होगा, जो किसके साथ होगा, कोई एक संवाद होगा, उस पर सुंदर से नाच गाने होंगे। ठीक है, उसकी एक झलक होगी, तो उसी पर ये आधारित होता है। और यह एक ओपन स्टेज में किया जाता है, किसी स्टेज पर एक जैसे नाटक होता है उसी प्रकार से यह नाटक भी किया जाता है, जिसमें सुंदर ध्वनियों के साथ और गीत संगीत के साथ किया जाता है। ठीक है बंधुओं, ओपन स्टेज में यह भी पूछ लेता है। इसका मंचन, मंचन यानी किसी मंच पर कोई भी नाटक करने को मंचन कहते हैं। ठीक है, कहां पर होता है, ओपन स्टेज में, खुले स्टेज में। माच मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी यह नाटक जो है मध्य प्रदेश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इसे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य के रूप में घोषित किया गया है। इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में पूछ लेता है, तो प्रमुख कलाकार कौन से हैं, सिद्धेश्वर सेन जी हैं और ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। ठीक है, प्रमुख कलाकार। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मध्य प्रदेश का एक एम्बलम है उसके बारे में जो है हम जानेंगे। इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपको देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है यह किस प्रकार से बना हुआ है, एक गोल आकृति में, सर्कल की आकृति का है। इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, इसमें बाहर साइड देखिए एक ये जो येलो कलर की जो एक पट्टी दिख रही है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, या तो ये पंखुड़ियों की तरह दिख रहा है, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, या तो किसी स्तूपों की तरह। ठीक है, तो इसमें मैं यदि कहूं कि बाहरी भाग में 24 स्तूप होते हैं। ये जो 24 स्तूप हैं, जैसे हमारे चक्र में, हमारे जो चक्र होता है उसमें इस प्रकार की 24 स्टिक होती हैं जो कि प्रगति का प्रतीक होती हैं, उसी प्रकार इसमें बाहरी आउटर लाइन में जो हमारा ये सिंबल है उसमें 24 स्तूप दिख रहे होंगे आपको। ठीक है बंधु, ये जो ये दिख रहे हैं ये स्तूप हैं, ये इस प्रकार से, तो इनको अगर आप गिनेंगे तो ये 24 हैं। ठीक है, ये पूरे 24 स्तूप हैं चारों ओर। तो चलिए हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, राज्य की पहचान, यानी मध्य प्रदेश की यह जो सिंबल है मध्य प्रदेश की एक पहचान है। ठीक है, हम इस पिक्चर को देखते ही यह बता देंगे कि यह मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की जो पिक्चर है। ठीक है, जिसे हम स्टेट एम्बलम्स भी कहते हैं। ठीक है बंधु, तो क्या है, यह स्टेट की एक पहचान है, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है, यानी मध्य प्रदेश की जो परंपरा है और राज्य की जो विरासत है उस चीज को भी यह दर्शाता है। तो वह कैसे जानेंगे कि दर्शाता है, इसमें सारी चीजें वो एक साथ इकट्ठा करके दर्शाई गई हैं। जिस प्रकार से आप देखें गेहूं की बालियां, धान की बालियां, या इस साइड दोनों साइड हैं, यहां पर क्या है, देश का अशोक स्तंभ एक लगा हुआ है। ठीक है, पीछे बरगद का पेड़ लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को। ठीक है बंधुओं, अब यह जैसे मैंने आपको बताया एक सर्कुलर प्रकार से बना हुआ है, तो वही चीज यहाँ पर दर्शाया गया है कि इसका जो डिजाइन है वृत्ताकार आकृति का है, यानी सर्कुलर डिजाइन है। चिन्ह यानी एक गोलाकार आकार है। ठीक है, इसके बाहरी वृत्त में यानी बाहरी सर्किल जो है
इसमें क्या है, 24 स्तूप है। क्या है, 24 स्तूप बनाए गए हैं। इन 24 स्तूपों का अर्थ क्या है, 24 स्तूपों का अर्थ है तरक्की, प्रगति। ठीक है, तरक्की या विकास, तरक्की और विकास का ये प्रतीक है। ठीक है, अनंत संभावनाएं यानी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि हमारा मध्य प्रदेश प्रगति की ओर है। ठीक है, निरंतर प्रगति कर रहा है और प्रगतिशील है मध्य प्रदेश, यह इस चीज को दर्शाता है। ठीक है बंधु, अब जब हम व्रत के अंदर भाग में जाएंगे, इसके और अंदर भाग में जाएंगे, ये जो व्हाइट कलर का सर्कल दिख रहा है, ठीक है, अंदर भाग में, इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, ऊपर साइड मध्य प्रदेश शासन लिखा है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा है और धान की बालियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो व्रत के अंदर भाग में ऊपर साइड मध्य प्रदेश शासन एवं नीचे साइड सत्यमेव जयते अंकित होता है या लिखा होता है, जो कि सत्य और न्याय को, सत्य और न्याय के सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अब ये गेहूं की बालियां जो हैं, ये किस चीज को दर्शाती हैं, इस हमारी प्रमुख जो फसलें हैं गेहूं एवं धान की बालियां अंकित हैं, जो वो क्या दर्शाती हैं कि यह राज्य कृषि प्रधान राज्य है। किस चीज को दर्शाती हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य कृषि प्रधान राज्य है, इस चीज को दर्शाती हैं। ठीक है बंधुओं, एवं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को भी दर्शाती हैं। जब किसान समृद्ध होंगे, मध्य प्रदेश में जो है गेहूं, धान और अन्य फसलें जब होंगी तो कृषि प्रधान प्रदेश कहलाएगा और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, इसमें जो चीजें हैं उन प्रतीकों का अर्थ क्या है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ भी दर्शाया गया है। अशोक स्तंभ क्या दर्शाता है, शक्ति, शासन और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। ठीक है, शक्ति, एकता एवं राष्ट्रीय शासन को, राष्ट्रीय एकता को। ठीक है, शक्ति, शासन और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। ये जो सबसे ऊपरी भाग में ये जो अशोक स्तंभ बना है, सबसे ऊपरी, ऊपर साइड सामने से देखेंगे तो सबसे ऊपर साइड शेर दिख रहा है, 4 शेरों वाला एक एम्बलम बना है जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। इसके पीछे साइड हम देख पा रहे हैं बरगद का वृक्ष है। ठीक है, अब गेहूं की बालियां क्या दर्शाती हैं, समृद्धि और कृषि विकास को दर्शाती हैं। ठीक है, कृषि विकास में मध्य प्रदेश आगे है या बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इस चीज को दर्शाता है। अब वृत्ताकार रूप, जो इसका व्रत का रूप है वो किस चीज को दर्शाता है, एकता और संतुलन को, यानी सारा सर्किल, यानी सारे लोग बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं, ये सारे चक्र में जो है ये सर्किल सब एक समान है, 24 के 24। ठीक है, तो सब प्रगति की ओर हैं और एक समानता को दर्शाते हैं। ठीक है दो, यानी संतुलन। सरल डिजाइन किस चीज को, यानी आसान सा एक सुंदर सा डिजाइन है, वो क्या दर्शाता है, प्रशासनिक स्पष्टता और पहचान को दर्शाता है। ठीक है, किस चीज को, प्रशासनिक स्पष्टता एवं पहचान को दर्शाता है। व्रत के अंदर जो अंदर वाले भाग में है, अंदर वाले भाग में ये वाला भाग जो है अंदर, ये वाला बिल्कुल अंदर, ये सेंटर वाला भाग। ठीक है, ये बाहरी भाग हो गया, ये जो ये बने हैं, ये वाला बाहरी भाग, ये जिसमें स्तूप बने हैं। इसके बाद ये मध्य वाला हो गया, व्हाइट वाला, और जो ये वाला है ये जिसमें रेड कलर से जो ये बरगद बना हुआ है और उसके अंदर, तो इसको बोलेंगे मध्य भाग। ठीक है, तो मध्य भाग में क्या है, व्रत के सबसे अंदरूनी भाग में यानी सेंटर पार्ट में, तो सामने एक अशोक स्तंभ दिख रहा है जिसे अशोका लायन कैपिटल भी कहते हैं, है ना। यह भारत की राष्ट्रीय पहचान और शक्ति का प्रतीक है। ये जो सिंबल है भारत सरकार के हर जगह मिल जाएगा अशोक स्तंभ का निशान, जो किस चीज को, हमारे राष्ट्र की पहचान एवं भारत देश की शक्ति को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, और उसका प्रतीक है। चलिए आगे, इसके पीछे साइड जो बरगद का वृक्ष क्या दर्शाता है, बरगद का वृक्ष दर्शाता है दीर्घायु, लंबी आयु वाला, जिसकी आयु बहुत लंबी होती है, उस चीज को दर्शाता है। स्थिरता एवं मजबूती को दर्शाता है, स्थिरता यानी स्टेबल रहने की क्षमता को। ठीक है, और विकास और विस्तार को, ये इसका विस्तार देखो बहुत लंबा चौड़ा बड़ा सा होता है, इसलिए यह दर्शाता है इसके विस्तार को। ठीक है, और विकास को, भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी यह दर्शाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, यह भी, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन का मतलब क्या है, तो ये चीजें हमने सारी पढ़ ली हैं। ये किस चीज को दर्शाते हैं, जो स्तूप लगे हैं। ठीक है, ये गेहूं की बालियां हैं, ये क्या दर्शाती हैं, इनका मतलब क्या है, ऐसे ही थोड़ी लगा दी गए हैं कोई भी चीजें।
कुछ ना कुछ सोच के बहुत चीजें सोची गई होंगी, समझी गई होंगी, तब तो इन चीजों को सेलेक्ट करके चुना गया है हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। मैं उम्मीद करता हूं यह क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, समझ आ रही होगी। तो प्यारे बंधुओं, हमारे छोटे से परिवार विनाश पाठशाला में इसी प्रकार जुड़ते रहिए एवं अपने दोस्तों भाइयों को भी शेयर कीजिए, वो भी लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े एवं आसान भाषा में विनाश पाठशाला के साथ अपनी जो भी तैयारी है कर सकते हैं। बिल्कुल यह चैनल है आपके लिए फ्री एंड फ्री है, जो सारी चीजों को एक साथ एक ही जगह पर बिल्कुल फ्री प्रदान करता है। तो एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं, यदि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो है प्रशासनिक एवं न्यायिक स्थिति के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 10 जो है क्या है, संभाग हैं। कितने संभाग हैं मध्य प्रदेश में? 10 संभाग हैं। कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। विकासखंड कितने हैं? 313 विकासखंड। कितनी तहसीलें हैं? 436। टोटल ग्राम पंचायत कितनी है? तो 23,922 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें हो सकता है कुछ बदलाव हो गए हों, तो आप देख लीजिएगा एक बार। तो संभाग क्या है? 10 हैं। यह भी पूछ लेता है कभी कभी कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो हमें पता होना चाहिए 10 संभाग हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है कि जो 10 संभाग हैं उनका नाम क्या क्या है। ठीक है, कोई ऐसा नाम दे देगा जो संभाग नहीं होगा। ठीक है, चुनना होगा कौन सा संभाग नहीं है मध्य प्रदेश का। इस प्रकार से भी तो आपको संभाग भी पता होना चाहिए, फिर किस संभाग में कितने जिले हैं ये भी पता होना चाहिए। हम वो आगे की क्लासों में करेंगे। अभी हम चलते हैं, सामान्य परिचय देख रहे हैं। ठीक है, अब न्याय की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है सबसे पहले कहां था? जब मध्य प्रदेश एक राज्य बना था तो नागपुर में था दोस्तों। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का सबसे पहले हाई कोर्ट कहां था? तो वह था नागपुर में, जब मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अभी कहां है वर्तमान में? तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है जबलपुर में है। ठीक है प्यारे बंधुओं, एक सुंदर सी पिक्चर दिख रही होगी आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, जो कि जबलपुर में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है तभी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, जबलपुर के जो ये हाई कोर्ट है उसके वास्तुकार का नाम क्या है? उनके वास्तुकार का नाम है हेनरी इरविन। क्या नाम है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम बताइए। ठीक है, या सही गलत में या किसी भी प्रकार से आ सकता है, तो ये भी आप याद रखिए, हेनरी इरविन। ठीक है, अब इसकी खंडपीठ पूछ लिया जाता है तो कहां पर है? इंदौर एवं ग्वालियर में 2 खंडपीठ हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, जो कि 1968 में ये खंडपीठ स्थापित की गई थी। और तीसरा जो खंडपीठ है अभी प्रस्तावित है कहां? भोपाल के लिए। ठीक है बंधुओं, तीसरी खंडपीठ कहां प्रस्तावित है? भोपाल के लिए। भवन निर्माण जो है राजा गोकुल दास के सहयोग से हुआ था। ठीक है, भवन का जो निर्माण है राजा गोकुल दास के सहयोग से हुआ था। ठीक है, इतनी बातें हम जान चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में, तो चलिए कुछ ये देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है। इसका वर्टिकली यानी वर्टिकली जो है इसकी लंबाई कितनी है? जो है उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो सबसे जो आखिरी जिला है वहां से, और उत्तर में सबसे उत्तरी जिला और दक्षिण में सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, उसके बीच की जो दूरी है वह कितनी है ना। इसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर जो जिला है उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश में दक्षिण, ये जो है पूर्व से, ये आप देख रहे होंगे ईस्ट, ऐसे हम बनाते हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट है ना, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ये सिंबल में भी इधर बना हुआ है आपको डायरेक्शन के लिए। तो ये जो है वर्टिकली है ना, और हॉरिजॉन्टली इसका डिस्टेंस क्या है? तो आप देखेंगे ये जो है इस प्रकार से, यानी ईस्ट टू वेस्ट 870 किलोमीटर। कितना है? इस प्रकार से 870 किलोमीटर। ठीक है, या इसी को अगर मील में 541 मील, क्या लिखेंगे? मील। ठीक है, 541 मील। अब मैं इसको वर्टिकली देखूं तो वर्टिकली इसकी लंबाई कितनी है?
605 किलोमीटर। जैसे मैं अगर मील में लिखूं तो कितना हो जाएगा 376 मील। मील में भी आ सकता है कितने मील है, ठीक है, 376 मील या 603 किलोमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बंधु, हमको दो चीजें पता चल गई। अब ऐसे भी प्रश्न आ जाता है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है और पश्चिमी जिला कौन सा है। ठीक है, चलिए हम वो भी चीजें देखेंगे। तो अब देखो इसमें डिग्री भी पूछ लीजिएगा कितने डिग्री पर है ना, उत्तरी अक्षांश जो है कितने डिग्री पर है। तो आप ये देख पा रहे होंगे 21 डिग्री, ये लिखा हुआ है इधर पे, आप एक बार देख लीजिए, उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 74 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैंने बता दिया 605 किलोमीटर एवं पश्चिम की सॉरी मैंने 3 लिख दिया, 605 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 605 किलोमीटर है और 870 किलोमीटर है ये वाली। ठीक है, पूर्व से पश्चिम वाली, पूर्व से पश्चिम, ये ग्रीन में आपको ये डिनोट किया गया है ये वाली। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समयांतराल है, यानी पश्चिम जो है और पूर्व जो है इसके बीच में जो समय अंतराल है, समय अंतराल कितना है 34 मिनट का। ठीक है, पूर्व से पश्चिम में ये यहां से यहां तक में जो समय अंतराल है वो कितने का है 34 मिनट। ठीक है, 34 मिनट का। ठीक है, अब भारत की मानक रेखा जो है कितने डिग्री पर है 82.5 डिग्री, जो कि कहां से जाती है, किस जिले से होकर गुजरती है, मात्र एक ही जिला है सिंगरौली जिला से। सिंगरौली जिले से कितने डिग्री पे 82.5 डिग्री पे गुजरती है। ठीक है, समझ आ गया। ये देखो उत्तर से दक्षिण की जो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, उत्तर से दक्षिण की जो है यहां से ये, यहां से अगर मैं बोलूं ये मध्य प्रदेश है आखिरी सिरा और ये यहां से ये, तो इसकी दूरी जो है कितनी है। इसी प्रकार यहां से जो आखिरी जिला है इस प्रकार से ये इसकी दूरी कितनी है, तो ये वाली दूरी जो है ये इस टाइप की कितनी है 870, ये है 870 किलोमीटर या 541 मील। इसी प्रकार से ये वाली दूरी कितनी है, तो ये है 605 किलोमीटर या 376 मील की। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बंधु, और ये डिग्री लिखा हुआ है 21 6 से 26 30। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में एवं पूर्वी अक्षांश में 74 9 से 82 48 देशांतर के मध्य में। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब ये देखो, सबसे मैंने बताया था सबसे जो है उत्तरी जिला, तो ये वाला है सबसे उत्तर का जिला कौन सा, ये इस प्रकार से ये जो जिला है मुरैना। ठीक है बंधु, हो मुरैना, क्योंकि ये देखो सबसे यहां से यूपी लग जाता है, इधर यहां पर राजस्थान है। इस प्रकार से पूछ लेता है हमारे पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा जिले टच होते हैं उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले कौन से राज्य से टच होते हैं, तो आपको किससे पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से। दूसरा है राजस्थान भी हमारा पड़ोसी राज्य है, गुजरात भी है, उसके बाद महाराष्ट्र भी है, और हमारा छोटा भाई छत्तीसगढ़ भी है जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। तो अब आपको चीजें पता चली कितने राज्य हैं पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के, ये देखो आपको 5। ठीक है, अब सबसे ज्यादा किस जिले से, किस स्टेट से मिलते हैं जिले, तो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सबसे, अब मैं ये बता रहा था सबसे जो है उत्तर का जिला कौन सा है, मुरैना, याद रखिएगा। कौन सा, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पश्चिमी जिला हो गया अलीराजपुर, और जो इस साइड का है पूर्वी जिला सिंगरौली। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बार फिर सबसे उत्तरी जिला मुरैना, अगर दक्षिण की बात करूं तो बुरहानपुर, पूरब की बात करूं तो सिंगरौली, और पश्चिम की बात करूं तो अलीराजपुर। तो मैं उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आई होगी।
खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। एवं आपको यदि यह क्लास पसंद आई है तो लाइक करें एवं अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स को भी शेयर करें और देखते रहें विनस पाठशाला। जय हिंद, जय भारत।